मुल्की सियासत में जारी हलचल देखकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कौमी असेंबली से इस्तीफे देकर और 2 सूबाई असेंबलियां तोड़कर सियासी तौर पर आकिबत नाअंदेशी का मुजाहरा किया है, क्योंकि यही उनके हिफाजती हिसार थे जिसने उन्हें मुकदमात में गिरफ्तारी और सियासी तोड़फोड़ से बचा रखा था। फवाद चौधरी की अचानक गिरफ्तारी के बाद अगला नंबर कप्तान का भी हो सकता है और वो इस हकीकत को अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने कारकुनान को ज़मान पार्क के बाहर जमा कर लिया ताकि कारकुन अपने कप्तान के फैसलों का खराज अदा करें और उन्हें गिरफ्तार होने से बचाएं। अपनी पार्टी और चौधरी परवेज इलाही की मुखालफत के बावजूद पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़कर इमरान खान ने पीडीएम हुकूमत की डूबती हुई कश्ती को सहारा फराहम कर दिया है, जिसके बाद ये कमजोर तरीन हुकूमत भी खुद को शेर महसूस कर रही है। अपने इन इक़दामात से अब इमरान खान को हकीकी अपोजिशन को पहली बार पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम में पेश आने वाले मसाइल का भी मजा चखना होगा, क्योंकि अक्टूबर 2011 में जब लाहौर जलसे के बाद उनकी मकबूलियत को 4 चांद लगे तो उन्हें एक कंट्रोल्ड माहौल मुयस्सर आया, जहां उनके गिर्द गहरा हिफाजती हिसार भी मौजूद था। जो कुछ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों में आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ हुआ, इसका तो उशर अशीर भी कभी इमरान खान के साथ नहीं हुआ। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। कप्तान ने बतौर वजीर आजम जिस तरह अपोजिशन को दीवार से लगवाया, मुख्तलिफ मुकदमात में उन्हें हवाल जिंदा किया गया, उनका मीडिया ट्रायल हुआ और खुद खान साहिब ने तोशा खाना की गंगा में हाथ धोए, ममनुआ फंडिंग केस से खुद को बचाए भी रखा और जाती मुफाद को कौमी मुफाद पर फौकियत दी। उसने फी अलहालाम पीटीआई को मुश्किल में डाल दिया है। सोने पे सुहागा इमरान खान ने तमाम ऐवानों से रुखसत लेकर खुद को सिस्टम से तकरीबन आउट कर लिया है। पीटीआई जो गुज़िश्ता हफ्ते तक ऐवानों में अपनी अददी बरतरी के लिहाज से मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात थी, अब इस जमात की सियासत सड़कों और अदालतों तक महदूद हो चुकी। इमरान खान को ऐसे इक़दामात इस वक्त करना चाहिए थे जब आम इंतखाबात करीब नजर आ रहे होते, लेकिन जो इस वक्त मुल्क की माशी हालत है, इससे तो कुछ और ही लगता है। इलेक्शन कमीशन ने दोनों सूबों और पीटीआई की छोड़ी नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात करवाने के लिए हुकूमत से 55 अरब रुपए मांगे हैं, जिनमें से 25 अरब मांगे गए, मगर इलेक्शन कमीशन को अभी तक 5 अरब रुपए जारी किए गए हैं और इलेक्शन कमीशन ने वजारत खजाना को एक खत लिखा है जिसमें बकाया 20 अरब रुपए फौरी अदा करने का मुतालबा किया गया है। दाल बिसर जानिब पंजाब में चौधरी परवेज इलाही की निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी से करीबी रिश्तेदारी होने के बावजूद उनसे नहीं बनती, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि नकवी साहिब आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और पीटीआई के बहुत से लीडरों के निहायत करीब हैं। उन्होंने आते ही चीफ सेक्रेटरी व आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर को तब्दील कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान के बारे में कहा जाता है कि वो कानून की किताब के मुताबिक चलने के आदी हैं और प्रेशर बिल्कुल नहीं लेते। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और सीसीपीओ लाहौर बिलाल कमियाना दोनों ही मशहूर पुलिस अफसर उफ्ताब चीमा के शागिर्द हैं। चीमा साहिब जारहाना अंदाज में पुलिसिंग पर यकीन रखते थे, लिहाजा लगता है कि उनके शागिर्द भी इसी तरह की पुलिसिंग करेंगे। ऊपर से खान साहिब ने पंजाब में निगरान वजीर आला की नामजदगी के खिलाफ जो बयानिया बनाने की कोशिश की, वो भी हैरत अंगेज दिखाई देता है। वो फरमाते हैं कि निगरान वजीर आला उनकी हुकूमत गिराने के अहम तरीन किरदार हैं। पहले तो खान साहिब फैसला कर लें कि अपनी हुकूमत गिराने का इल्जाम उन्होंने किस किस पर लगाना है। मौसूफ ने बात अमरीकी अंडर सेक्रेटरी डोनाल्ड बलूम से शुरू की थी और उन्हें अपनी हुकूमत की फरागत का अहम किरदार गर्दाना था। फिर उनके इल्जाम की कुल्हाड़ी कमर जावेद बाजवा साहिब पर गिरी। अब उन्होंने तमाम तर इल्जाम एक सहाफ़ी पर डाल दिया है, यानी बंदा सोच में पड़ जाता है कि इमरान खान साहिब की किस बात पर एतबार किया जाए और किस बात पर नहीं। बेहतर होता कि खान साहिब निगरान वजीर आला की तैनाती को कड़वी गोली समझकर निगल लेते, उन्हें खुश आमदीद कहते और उन पर इखलाकी दबाव रखते कि वो साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं। लेकिन जिस तरह खान साहिब शख्सियात के खिलाफ बराह रास्त इल्जाम तराशी करते हैं, इसके बाद भी अगर वो ये तवक्को रखें कि मुखालिफ अपने दिल में उनके लिए नरम गोशा रखे तो ये नामुमकिन है। खास तौर पर जिस तरह पीटीआई ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के बाकी अफसरों को टारगेट पर लिए रखा, उनके अहकामात का ठट्ठा उड़ाया। फवाद चौधरी की गिरफ्तार छोड़िए, इसी का शख्साना। आप क्यों आईनी इदारों को यूं ललकारते हैं
جس کے بار بڑھیے میں آئین واضح ہے کہ آپ ان پر بلاوجہ کی الزام تراشی نہیں کر سکتے۔ کیا یہ وہی الیکشن کمیشن نہیں جس کے زیر انتظام ہونے والے تمام ضمنی انتخابات اب جیتے؟ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں عمران خان کو جو سزا دی گئی وہ ہرگز اتنی سخت نہیں کہ ہم کہیں اس سے خان صاحب کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ خان صاحب ایک جہاندیدہ سیاست دان بنے اور حالات سے سمجھوتا کر کے اس کے درمیان سے اپنے لیے راہیں تلاش کرے۔ اقتدار میں واپسی کے لیے صرف مقبولیت کافی نہیں، اسٹیک ہولڈرز اور سب کو ساتھ لے کر چلنا بھی لازمی امر ہے۔ ویسے بھی ملک کی جو معاشی حالت ہے، عوام جس طرح پس رہے ہیں، ایسے میں دنیا کا کوئی بھی نارمل ملک ہوتا تو وہاں تمام لیڈر سر جوڑ کر بیٹھتے اور ملک کو اس بھنور سے نکالنے کی کوشش کرتے۔ لیکن عمران خان کی ضد اور دوسری جانب پی ڈی ایم حکومت کی فیصلے کرنے میں تاخیر سے دیوالیہ پن کا خطرہ سر پر منڈلانے لگا ہے۔ اسحاق ڈار کی آئی ایم ایف کی شرائط نہ ماننے کی ضد کا موازنہ اسد عمر کی بطور وزیر خزانہ آئی ایم ایف نہ جانے کی ضد سے کیا جا سکتا ہے۔ دونوں کا انجام معاشی تباہی کی صورت میں ہوا۔ اسد عمر تو نا تجربہ کار تھے، اسحاق ڈار کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ وہ شاید سمجھ نہیں پا رہے کہ دنیا گزشتہ 7-8 برسوں میں بہت آگے بڑھ چکی ہے اور آئی ایم ایف بھی پاکستان کے معاہدوں پر وعدہ خلافی سے تنگ آ چکا ہے، اس لیے وہ کسی صورت اپنی شرائط سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ آئی ایم ایف جانتا ہے کہ پاکستان کو اگلے 5 سے 6 ماہ میں 8 سے 10 ارب ڈالر ادا کرنے ہیں، جو وہ آئی ایم ایف کی مدد کے بغیر ادا نہیں کر سکتا۔ اب تو معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ وزیر اعظم کو بھی آئی ایم ایف سے ہونے والی میٹنگز میں بیٹھنا پڑ رہا ہے تاکہ وہ آئی ایم ایف کو بتا سکیں کہ پاکستان مالیاتی ادارے سے قرضہ لینے میں کتنا سنجیدہ ہے، لیکن آئی ایم ایف کہتا ہے کہ زبانی جمع خرچ نہیں بلکہ شرائط پر عمل درآمد کریں، ٹیکس شرح بڑھائیں اور ایکسچینج ریٹ پر کنٹرول لام ختم کریں۔ دیکھیں اب کیا بنتا ہے، ایک جانب سیاسی عدم استحکام اور دوسری جانب معاشی بدحالی۔ خدا ہی خیر کرے۔